हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अलग अलग फील्ड और सेक्टर से रिलेटेड हैं, चाहे इकोनॉमी हो, करंट अफेयर्स हो, पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, जनरेशन हो, प्लानिंग हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। उस सेक्टर में हम एक टॉपिक पर आए हैं जिसको जो कृषि और साइंस एंड टेक दोनों से जुड़ा हुआ है, खास करके एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं कि कृषिगत सब्सिडी का पर्यावरणीय प्रभाव। इस करंट अफेयर बुकलेट को मंगवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने पोस्टल डिटेल्स हमारे परफेक्शन आईएएस टीम को आप भेज सकते हैं और इस बुकलेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके घर पर ये बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर्ड कर दी जाएगी। परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ को कंडक्ट करा रहे हैं। इनसे जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो खास करके पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाल ही में धान की पराली जाने से, और हर साल आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली में जो प्रदूषण का कवर और हवा की क्वालिटी जो ख़राब हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो है कृषि जो है वो एक तरह से जो कि एग्रीकल्चर और पर्यावरण को बैलेंस करके रखता था, लेकिन आजकल जो कृषि है जो कि ज़्यादा बाज़ार आधारित, ज़्यादा प्रॉफिट आधारित हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। और इनमें दिए जाने वाली सब्सिडी का ठीक से उपयोग ना होकर हो ये रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसका गलत उपयोग कर आगे से चीज़ें अपने हिसाब से ठीक कर रही हैं। तो भारत में कृषिगत सब्सिडी के प्रकार क्या क्या हैं? तो आगत यानी कि लागत में सब्सिडी दी जाती है। किस तरह से कौन सी चीज़ें जो कृषि की लागत में लगती हैं उनमें के दाम कम करके सरकार एक दाम फिक्स कर देती है, उसमें सब्सिडी मिलती है। सिंचाई पर सब्सिडी मिलती है, अधिसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलती हैं, उर्वरक पर मिलती हैं, बीज पर मिलती हैं। किसानों को उर्वरक निर्माता और आयातकों के माध्यम से रियायती मूल्य पर यूरिया व फॉस्फेटिक यानी कि P&K उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं। बीज में सब्सिडी मिलती है, विद्युत में मिलती है और अन्य मूल्यों में भी सब्सिडी मिलती है, जिससे और ख़ास करके इसमें किसानों के प्राण तथा यथा खराब भट्ठे में डालने आदि इत्यादि के आर्थिक अनुदान की योजना मिलती है। साख की सब्सिडी यानी कि क्रेडिट लोन, क्रेडिट सब्सिडी जो कहते हैं, निर्यात सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी एक्सेट्रा। भारत में कृषि सब्सिडी का पर्यावरण का प्रभाव क्या है? तो इसमें अब ये देखा गया है कि जो कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले जो हम खाद्य यूज़ करते हैं, वो उन खादों को रेड लिस्ट कैटेगरी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने रेड लिस्ट कैटेगरी में उसको डाल रखा है, जो कि कहीं ना कहीं वो पर्यावरण के लिए जो है वो एक चिंता का विषय है। उर्वरक का अति प्रयोग हो रहा है। अति प्रयोग होने से न केवल ज़मीन की उपजाऊता यानी प्रोडक्टिविटी कम होती है, बल्कि उसमें पोल्यूशन भी बढ़ता है, उसके मानक ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ आने वाली जो जल की धाराएं हैं उसमें भी अलग अलग केमिकल्स बहकर जाते हैं, जो आगे चलकर मत्स्य पालन और इत्यादि वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पोषक तत्वों का जो है अफवाह हो जाता है। धान की जो गहन खेती होती है, खास करके उन जगहों पर पंजाब, हरियाणा जहाँ पर वर्षात इतनी नहीं होती, फिर भी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, अत्यधिक धर्म के लिए वो क्या करते हैं कि जो अलग अलग जो जगह हैं वहाँ पर इस तरह से जो है वो खेती करते हैं, जहाँ पर पानी की उपयोगिता ज़्यादा होती है और पर कैपिटा यानी कि पर हेक्टेयर जो पानी की उपयोगिता इनमें ज़्यादा होती है और ये कहीं ना कहीं एक नुकसानदेह सबब बनते हैं। इसके अतिरिक्त धान की पराली जलाने से जो प्रदूषण होते हैं वो तो हैं ही। कृषि उत्पादन को गहनीकरण में विस्तारीकरण करने से कुछ चीज़ें जो हैं वो उसकी समस्या हल हो सकती हैं, खासकर कि भूजलों में इसमें कमी आ जाती है। तो जिस तरह से हम कृषि का जो है वो मटेरियलिस्टिक यानी कि रूप से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी भूजलों में कमी, क्योंकि सिंचाई की कमी के कारण भारत में जो है कम से कम 60% जो सिंचाई हो क्या है, बारिश आधारित यानी कि रेन फेड इरिगेशन है। तो बाकी जगहों पर इरिगेशन करने के लिए भूजल के जल का उपयोग किया जाता है। खास करके उन देशों में, उन राज्यों में जो कि आर्थिक रूप से संपन्न है, वो अपने किसानों को मोटर, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि में छूट देते हैं, जिसकी वजह से वो अत्यधिक ज़रूरत से अधिक पानी का इस्तेमाल करके जो वाटर प्रोडक्टिविटी यानी कि हर एक क्रॉप की, हर एक फसल की जो वाटर प्रोडक्टिविटी है उसकी कमी आ जाती है और कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेंथ में आगे चलकर कमी होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। भारत का भूजल जो है 2007 से 2016 के बीच में 61% नीचे आ चुका है और ये जो है कुल निकाले गए जल का
89% जो है वो केवल और केवल सिंचाई में ही जाता है। तो भारत को इस पर एक ध्यान देने की आवश्यकता है कि भूजल में कमी उसमें हो सकती है। संसाधनों की बर्बादी होती है, उर्वरक सब्सिडी की जो है वो युक्तिकरण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बिजली सब्सिडी का युक्तिकरण बन जाता है सतत। अब भारत को इस पर और क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो भारत के उर्वरक प्रदूषण नियंत्रण की उचित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक सतत नीतियाँ, सस्टेनेबल पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। दूसरी, फसल विविधता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि किस तरह से फसल में विविधता यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने से होगा ये कि तो एक तो ज़मीन की खेत की जो है वो उपज और उत्पादकता भी बनी रहेगी। उसके अलावा जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं होती, जिन क्षेत्रों में पानी अधिक है, तो उन क्षेत्र पे इस तरह के फसल ना उगाए गए जिन पर जो है वो पानी की अधिकतम ज़्यादा ज़रूरत होती, क्योंकि अंततः वो जो प्रोडक्ट है, वो जो फसल है, वो किसान को तो उगाने में सस्ता पड़ता है, लेकिन ज़मीन पर पर्यावरण के लिए वो बहुत महंगा साबित होता है। तो इस तरह के जो फसल है उन जगहों पर ना उगाया जाए जहाँ पर कहीं ना कहीं पानी की कमी है। और राजस्थान हो या इस तरह के उत्तर प्रदेश या जिस तरह का बेल्ट हो, अरावली के बगल का बेल्ट, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दाल की खेती, लेगुमिनस सीड की खेती कर सॉइल सब्सिडी को यूज़ किया जा सकता है और सॉइल प्रोडक्टिविटी को भी आगे चलकर बढ़ाया जा सकता है। अगर सब्सिडी से निवेश सब्सिडी की ओर मुड़ने की जो लागत सब्सिडी होती है उसमें हमको बढ़ना होगा, और हम सब्सिडी इस तौर से दें कि जो किसान संगठन अपना प्रोडक्ट, अपने क्रॉप, अपनी फसल जो विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है उनको कहीं ना कहीं सब्सिडी दी जाए, ना कि लागत की सब्सिडी में। यानी जो किसान जो है कुछ बना रहा है या कुछ चेंजेस कर रहा है, जो किसानी कर रहा है, उसको लागत यानी कि पहले ही इनपुट के समय जो क्रेडिट देने के बजाय हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रेडिट दें ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।